बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ खुर्रम मुमताज़। और आज जो मैं आपके लिए 10th क्लास बायोलॉजी का चैप्टर लेके आया हूँ, इसका जो टॉपिक है वो है हमारे पास द एयर पैसेज वे या गैसेस एक्सचेंज इन ह्यूमंस। स्टूडेंट्स, जो हमारा लास्ट लेक्चर था उसमें हमने डिस्कस किया था कि गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स, कि प्लांट्स में गैसेस का तबादला कैसे होता है। ठीक है, उसमें हमने पढ़ा था कि जो एरियल पार्ट होता है ऊपर, जिसमें हमारे पास लीव्स आ जाते हैं, स्टेम्स आ जाती हैं, उनमें गैसेस का तबादला कैसे होता है। उसके अलावा फिर नीचे जो लकड़ी रखने वाले तने होते हैं, ठीक है, वो जो वुडी एरिया होता है प्लांट का, उसके अंदर गैसेस एक्सचेंज कैसे होती हैं। और फिर अंडरग्राउंड जो पार्ट होता है जिसमें रूट्स वगैरह आ जाती हैं, उनके अंदर गैसेस का तबादला कैसे होता है। तो स्टूडेंट्स, आज हम एनिमल्स के अंदर जो है गैसेस का तबादला पढ़ेंगे, जिनमें हम स्पेशली जो है वो ह्यूमन बींग्स की बात करेंगे कि ह्यूमंस के अंदर जो है वो गैसेस का तबादला कैसे होता है। तो स्टूडेंट्स, बहुत ज़्यादा आसान है। ठीक है, आज हमें इंशाल्लाह काफ़ी चीज़ें जो हैं वो सीखने को मिलेंगी कि इंसान में जो हम सांस ले रहे होते हैं इस तरह से, तो इस तरह जब सांस हमारी बॉडी के अंदर जाती है तो वो सांस कहाँ कहाँ से गुज़रती है, फिर कहाँ पहुँचती है, फिर कहाँ गैसेस का तबादला होता है, और फिर कैसे सांस को जो है वो बाहर धकेला जाता है। तो इसके लिए ज़रा आप लोग फोकस करिएगा वाइट बोर्ड पे। अगर आप सारी वीडियो वॉच करते हैं तो इंशाल्लाह एट द एंड ऑफ द लेक्चर आपको द एयर पैसेज वे इन द ह्यूमन आपको कम्प्लीटली समझ आ जाएगा। ओके, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। ये हमारे पास एक इंटरनल स्ट्रक्चर है, हमारे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है हमारा, जिसमें हम सांस लेते हैं, गैसेस का एक्सचेंज होता है। ये ह्यूमन बींग्स के अंदर एक रेस्पिरेटरी सिस्टम है। तो इसमें हम बारी बारी इन सब को जो है ना बाय स्टेप इनको डिस्कस करते हैं। ठीक है, सबसे पहले स्टूडेंट्स, आपने जो बात गौर से देखनी वो ये है कि इंसान में जो गैसेस जब बॉडी में एंटर होती हैं, तो एंटर होने के लिए हमारे पास दो जगह हैं। ठीक है, माउथ के ज़रिए भी जो है वो माउथ के ज़रिए भी आपकी जो एयर है वो मुंह में एंटर हो सकती है। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास यहाँ पर नेज़ल कैविटी होती है। नेज़ल कैविटी की जो ओपनिंग है ना बॉडी से बाहर, वो दो होल्स के ज़रिए होती है, जिनको हम नॉस्ट्रल्स कहते हो। नॉस्ट्रल्स कहते हो। अब ये जो नॉस्ट्रल्स हैं बेसिकली ये आपकी नेज़ल कैविटी, जो आपकी नाक के अंदर एक कैविटी है, खाली जगह है, वो जो बाहर की तरफ खुलती है तो दो इन होल्स के ज़रिए खुलती है, जिनको हम नॉस्ट्रल्स कहते हैं। तो हवा के बॉडी में एंटर होने के ये दो रास्ते हैं, एक माउथ के ज़रिए भी एंटर हो रही होती है और दूसरा नोज़ के ज़रिए भी, नॉस्ट्रल्स के ज़रिए भी हवा आपकी बॉडी में एंटर होती है। जब हम रात को सो रहे होते हैं तो चूँकि उस वक़्त जो माउथ होता है वो क्लोज़ होता है, इसलिए जो हवा का रास्ता इख्तियार करती है हवा, वो नॉस्ट्रल्स के ज़रिए वो नीचे जा रही होती है। तो सबसे पहले हमने डिस्कस ये करना है कि नॉस्ट्रल्स के अंदर से हवा बॉडी के अंदर एंटर होती है, और जब नॉस्ट्रल्स के अंदर एंटर होती है तो आगे उसको दो चीज़ों का सामना करना पड़ता है। तो ये हमारी जो नेज़ल कैविटी है, हमारी जो नोज़ है, नोज़ के अंदर दो चीज़ें मौजूद होती हैं। एक उसके अंदर होते हैं हेयर और दूसरे उसके अंदर होता है म्यूकस। ये दो चीज़ें मौजूद होती हैं। नोज़ में हेयर्स और म्यूकस का एक स्पेसिफिक फंक्शन है। स्टूडेंट्स, नेचर ने कभी भी कोई चीज़ जो है वो बेकार पैदा नहीं की इस कायनात के अंदर। तो इसी तरह हमारी नॉस्ट्रल्स के अंदर जो अल्लाह ने बाल पैदा किए हैं, हेयर्स हैं, और उसके अंदर म्यूकस जो भरा होता है, उसका एक प्रॉपर फंक्शन है। आप ज़रा देखते हैं कि उसका फंक्शन क्या है। हेयर्स का काम ये होता है कि जो बाहर से जो एयर हमारी बॉडी में एंटर हो रही होती है, उसके अंदर डस्ट के पार्टिकल्स मौजूद होते हैं, पोलन्स वगैरह, ये वो चीज़ें, वो डस्ट पार्टिकल्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। तो अगर वो डस्ट पार्टिकल हमारे लंग्स के अंदर चले जाते हैं तो वहाँ पे कोई इन्फेक्शन काज कर सकते हैं, या वहाँ पे जो है वो कोई और कोई इन्फेक्शन वगैरह ऐसी कोई गड़बड़ कर सकते हैं। लेकिन हेयर्स का काम ये है कि जो बाहर की जो हवा बॉडी के अंदर जाती है, उसके अंदर जितने भी डस्ट के पार्टिकल्स हैं वो सारे हेयर्स के साथ चिपक जाते हैं,
उसके साथ अटैच हो जाते हैं, जिससे जो एयर है वो फिल्टर होके हमारी बॉडी के अंदर जाती है। तो इसका ये फंक्शन था, ठीक है। अक्सर पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि हेयर्स का और म्यूकस का हमारी नेजल कैविटी में या रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या फंक्शन है, तो मैंने आपको हेयर्स का बता दिया। दूसरा के पास है म्यूकस। म्यूकस का हमारी बॉडी के अंदर जो है वो क्या फंक्शन है नेज़ल कैविटी के अंदर। इसका मकसद ये है कि जब अक्सर हमारे इन्वायरमेंट के अंदर दो तरह के मौसम होते हैं, सर्दियाँ भी हैं, गर्मियाँ भी हैं। सर्दियों के अंदर आमतौर पर जो इन्वायरमेंट की हवा होती है वो सर्द होती है, ठीक है, ठंडी होती है। गर्मियों के अंदर जो है वो आमतौर पर गर्म होती है। तो हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है आलमोस्ट, ठीक है। तो इतना होता है, ये ऑप्टिमम टेम्परेचर है हमारी बॉडी के लिए। तो अगर बाहर इन्वायरमेंट की जो हवा अगर ज़्यादा गर्म होगी तो वो बॉडी के लिए सही नहीं है। अगर ज़्यादा ठंडी हवा होगी तो वो भी हमारे लिए जो है सही नहीं है। तो जो गर्म हवा या ठंडी हवा अगर हमारे नॉस्ट्रिल्स के अंदर जाए तो जाने के बाद म्यूकस से टकराती है, तो म्यूकस क्या करता है, हवा के टेम्परेचर को मेंटेन कर देता है। तो इसका काम होता है डस्ट पार्टिकल्स को सेपरेट करना, और म्यूकस का काम होता है स्टूडेंट्स टेम्परेचर मेंटेन करना। तो हवा का जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन करना म्यूकस का काम। अब ये दो चीज़ें हमें नेज़ल कैविटी के अंदर मिलती हैं, ठीक है। इनसे पास होने के बाद यहाँ पर आपकी जो एयर है उसमें से डस्ट भी सारा साफ़ हो जाता है, और दूसरा उसका टेम्परेचर भी मेंटेन हो जाता है जितना बॉडी को रिक्वायर है। उसके बाद आपकी जो एयर है वो आगे की तरफ चलती है, और आगे चलने के बाद वो क्या उसका नाम है आपके जो उस खाली जगह पर पहुंच जाती है जहां पर माउथ की तरफ से आने वाली चीज़ें और नोज़ की तरफ से आने वाली हवा, ये दोनों चीज़ें इकट्ठी हो जाती हैं, और इस पार्ट को हम कहते हैं स्टूडेंट्स फेरिंग्स। फेरिंग्स। अब ये फेरिंग्स जो है ये एक मस्कुलर रास्ता है, ठीक है, एक मस्कुलर चीज़ है, जिसके अंदर क्या होता है कि आपकी जो एयर जो नोज़ की तरफ से जा रही होती है, और आपकी फूड जब आप एक ही वक्त में खाना भी खा रहे होते हैं और सांस भी ले रहे होते हैं, जहाँ पर फूड और हवा दोनों जाके इकट्ठी हो जाती हैं, इस पॉइंट पर आपकी फूड भी मौजूद होती है, और इसी पॉइंट पर आपकी एयर भी मौजूद होती है। तो ये वाला जो पार्ट है, इस पार्ट को हम कहते हैं फेरिंग्स, ठीक है। और ये फेरिंग्स जो है एक लंबा रास्ता है जो कि ट्रेकिया तक आगे जो हमारी नाली शुरू होती है, जो कि लंग्स की तरफ जा रही होती है, जिसको ट्रेकिया का नाम दिया जाता है, वहाँ तक फैला हुआ है, ठीक है। ये एक मस्कुलर रास्ता है, और इसके फर्श पर, मतलब इसके बॉटम में जहाँ पे फेरिंग्स जो है वो ख़त्म होता है, फेरिंग्स के बॉटम में जो है वो एक लेड टाइप स्ट्रक्चर, एक ढकना टाइप स्ट्रक्चर मौजूद होता है, जिसको आप लोग जो है वो ग्लॉट्स कहते हो, ग्लॉट्स या एपीग्लॉट्स। ग्लॉट्स के ऊपर जो है वो एपिग्लॉट्स एक लेड का काम करता है, एक ढक्कन का काम करता है, जो कि क्या करता है कि जब फूड आ रही होती है तो इसका काम होता है कि उसको इसोफेगस की तरफ धकेल देना, और जब हवा आ रही होती है तो उसको जो है ट्रेकिया की तरफ उसका रुख मोड़ देना। ये एपिग्लॉट्स का काम होता है। तो फेरिंग्स के बारे में हमने पढ़ा कि एक मस्कुलर रास्ता है जहाँ पर फूड और एयर दोनों इकट्ठे चल रहे होते हैं, ठीक है। इसके बॉटम में क्या होता है कि एक ग्लॉटस मौजूद होता है, जिसके ऊपर एक लेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको आप लोग एपिग्लॉट्स कहते हो, और ये फूड को और एयर को उनके अपने अपने रास्ते में जाने में हेल्प करता है, ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास जो इसका सेकंड पार्ट आता है, फेरिंग्स के बाद यहाँ पर ट्रेकिया से पहले एक जो है वो स्ट्रक्चर मौजूद है फेरिंग्स के बॉटम में और ट्रेकिया से ऊपर, इसको स्टूडेंट्स हम कहते हैं लेरिंग्स। लेरिंग्स, ऊपर वाला जो पोर्शन था ये था फेरिंग्स। ओके, अब ये लेरिंग्स क्या है, लेरिंग्स के मुतालिक इसमें पेपर में एक दो क्वेश्चन मस्ट पूछ लेता है, इसमें दो तीन टर्म्स हैं, ठीक है। लेरिंग्स बेसिकली इसको हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, आला सूत, मतलब आवाज़ पैदा करने वाला आला, ठीक है। इस लेरिंग्स के अंदर फाइब्रस जो है वो बैंड्स होते हैं, एक जो है ना वो इस तरह का स्ट्रक्चर होता है लेरिंग्स,
इस तरह का स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर रेशादार पट्टियाँ या फाइब्रस बैंड्स इस तरह से लगे होते हैं। तो जब हम सांस ले रहे होते हैं तो एयर जो इससे टकराती है इन फाइब्रस बैंड्स के साथ, जब एयर टकराती है तो फिर ये इनके अंदर जो है वाइब्रेशन आ जाती है, तो ये वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं। तो हमें पता है कि आपने फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 2 है साउंड, उसके अंदर एक क्वेश्चन है कि साउंड कैसे पैदा होती है। तो वहाँ पर जो है आपका आंसर भी लिखा हुआ है कि जब भी कोई चीज़ वाइब्रेट करती है, बाय वाइब्रेशन जो है वो साउंड पैदा होती है। किसी चीज़ के वाइब्रेट करने से साउंड पैदा होती है। तो इसके अंदर जो है वो जो फाइब्रस बैंड्स होते हैं, ठीक है, रेशादार जो पट्टियाँ होती हैं, उनके साथ जब एयर टकराती है तो उनके अंदर जो है वो वाइब्रेशन पैदा हो जाती है और उससे साउंड पैदा होता है। इन रेशादार पट्टियों को आप लोग वोकल कॉर्ड्स कहते हो, वोकल कॉर्ड्स। ये वोकल कॉर्ड्स बेसिकली वो फाइब्रस बैंड्स होती हैं जिनके साथ जब हवा टकराती है तो वहाँ से साउंड पैदा होता है। तो जैसे मैं आपके सामने स्टूडेंट्स बोल रहा हूँ, या बाकी जो आप लोग जब बोल रहे होते हैं तो जो साउंड पैदा हो रही होती है वो बेसिकली कहाँ से आ रही होती है, आपके वॉइस बॉक्स से या लेरिंक्स से निकल के वो आपकी साउंड आ रही होती है। ठीक है, तो ये आपका था लेरिंक्स। अब लेरिंक्स में जब आपका साउंड, आपकी जब एयर पहुंच जाती है ना, तो यहाँ पे अब क्या होता है कि आपकी जो एयर है, सांस जो ऊपर से आ रहा है, उसने क्या करना है कि अब एक रास्ता है सांस का मखसूस, जिसको आप लोग ट्रेकिया का नाम देते हो। ओके, जी तो स्टूडेंट्स हम ट्रेकिया के बारे में बात कर रहे थे कि लेरिंक्स से जो नेक्स्ट पार्ट है वो आपका ट्रेकिया का पार्ट है। ट्रेकिया बेसिकली एक नाली है जिसकी लंबाई तकरीबन होती है, ट्रेकिया एक नाली है जिसकी लंबाई तकरीबन 12 सेंटीमीटर होती है। ये 12 सेंटीमीटर एक नाली है और ये नाली, इस नाली के अंदर कार्टिलेज के बने हुए एक सी तरह के, इस तरह से वो स्प्रिंग टाइप स्ट्रक्चर होता है कार्टिलेज का बना हुआ, जो इस पूरी नाली के अंदर इस तरह से होता है। इस कार्टिलेज का फंक्शन ये है कि ये आपकी जो कार्टिलेज है उसको बेंड होने से, दबने से या पिचकने से उसको जो है वो बचा रही होती है, ताकि अगर अक्सर हम देखा होगा जब किसी का गला घोट रहे होते हैं तो बिल्कुल ये वही आपके, अगर आप यहाँ पे हाथ लगा कर देखें तो आपको यहाँ पे बैंड लाइक स्ट्रक्चर, इस तरह का एक स्प्रिंग नमा स्ट्रक्चर आपको इस तरह नजर आएगा। ये बेसिकली ट्रेकिया की जो है वो यहाँ पे स्टार्टिंग है। उसके अलावा फिर नीचे जैसे जैसे आप मूव करते जाते हैं तो ये ट्रेकिया की नाली बढ़ती जाती है। तो 12 सेंटीमीटर के बाद ये, इसके अंदर एयर मौजूद हो या ना हो, ये आपकी सांस को रुकने नहीं देती, इसके अंदर जो है वो हवा फ्लो होती रहती है। ट्रेकिया के बाद ये जो हमारे पास नेक्स्ट चीज़ आती है वो ट्रेकिया की आगे डिवाइड, ट्रेकिया को डिवाइड होने के बाद आगे दो नालियों में ट्रेकिया जो है डिवाइड हो जाती है, जिनको हम लोग कहते हैं ब्रोंकाई। ये ब्रोंकाई, दो नालियां जो है इस तरह से, ये देखें, ये आपकी ट्रेकिया है, ट्रेकिया यहाँ से आके दो नालियों में डिवाइड हो जाती हैं, जिनको आप लोग ब्रोंकाई कहते हो। अब अगर एक सिंगल इसकी बात करें तो इसको हम ब्रोंकस कहते हैं, लेकिन अगर दोनों की कलेक्टिवली बात कर रहे हो तो फिर आप इसको ब्रोंकाई कहेंगे। अब ये जो दोनों ब्रोंकाई है, एक जो है आपके लेफ्ट लंग के अंदर जो है वो चली जाती है, दूसरी आपकी राइट लंग के अंदर चली जाती है। ठीक है, ये दोनों फेफड़ों के अंदर ये नालियां आप आगे जाके वो एंटर हो जाती हैं। अब इस ब्रोंकाई के अंदर भी कार्टिलेज के बने हुए वो सी टाइप घेरे होते हैं। ठीक है, उसके अलावा ये जो जैसे ही लंग्स के अंदर एंटर होती हैं वैसे वैसे इनकी आगे जो है ना वो मजीद डिवीजन शुरू हो जाती है, तकसीम होना शुरू हो जाते हैं। तो ये जो बिल्कुल जो आपकी ब्रोंकाई है ये आगे जाके ये बिल्कुल बारीक होती रहती है। जैसे जैसे इनका जो डायमीटर है वो कम होता रहता है, वैसे वैसे इनके अंदर जो कार्टिलेज जो होता है वो आहिस्ता आहिस्ता वो भी ख़त्म होना शुरू हो जाता है। इवन कि ये बहुत बारीक हो जाती हैं, और जो ब्रोंकाई है आपकी, ये फिर आखिरकार जब बहुत ज़्यादा बारीक हो जाती हैं तो छोटी छोटी नालियों में कन्वर्ट हो जाती हैं, जिनको हम कहते हैं ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंक्यूल्स, ठीक है। अब ये जो ब्रोंक्यूल्स हैं ये बिल्कुल बारीक नालियां हैं। आगे फिर फर्दर इनके अंदर जो है वो डिवीजन होती है। ये जो ब्रोंक्यूल्स होती हैं ये भी आपकी ऐसे ऐसे डिवाइड होती रहती हैं और आगे फर्दर बारीक नालियों में कन्वर्ट हो जाती हैं, जिनको हम कहते हैं एल्व्यूलर डक्ट्स। एल्व्यूलर डक्ट्स,
ये जो एल्व्यूलर डक्ट्स हैं ये बिल्कुल फाइन, बहुत ही बारीक जो है वो नालियाँ होती हैं जहाँ पर एयर आपकी चली जाती है, ठीक है। एल्व्यूलर डक्ट्स जो होती हैं ये बिल्कुल बारीक होती हैं। एल्व्यूलर डक्ट्स आगे जाके एक मज़ीद एक थैली नुमा स्ट्रक्चर, आपने जिस तरह एक अंगूर का गुच्छा देखा हुआ है, तो आप अंगूर को अगर जो है ना वो ग्रिप्स को अगर आप लोग देखें तो उनके पीछे से जहाँ पे पकड़ने वाला जो पोर्शन है वो बहुत ज़्यादा मोटी उसकी जो है वो लकड़ी नमा साखत होती है। लेकिन जैसे जैसे वो आगे चलती जाती है उसकी जो वो लकड़ी है वो डिवाइड होती जाती है, बारीक बारीक वो स्टेम्स में कन्वर्ट हो जाती है, और आखिरकार जो सबसे ज़्यादा बारीक स्टेम होती है उसका जो ओपनिंग होती है वो एक जो है अंगूर के उस दाने के अंदर जाके खुलती है। तो आपकी जो एल्व्यूलर डक्ट्स हैं ये भी बिल्कुल जाके अंगूर के गुच्छों की तरह ही एक कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम कहते हैं एल्व्यूलाई। एल्व्यूलाई के अंदर जाके ये ओपन हो जाती हैं, ठीक है। तो एल्व्यूलाई बेसिकली एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है स्टूडेंट्स। ये वो पॉइंट है जहाँ पे ह्यूमन बींग्स के अंदर, एनिमल्स के अंदर जो है वो गैसेस का तबादला हो रहा होता है, ठीक है। अगर मैं एल्व्यूलाई का स्ट्रक्चर आपके सामने एक्सप्लेन करूँ तो फ़र्ज़ करें कि ये हमारे पास जो है वो एल्व्यूलर डक्ट्स हैं, एल्व्यूलर डक्ट्स हैं, और ये एल्व्यूलर क्या करती हैं कि ये आगे मज़ीद थोड़ी सी डिवाइड होके आपका एक सैक लाइक स्ट्रक्चर इस तरह से जो है वो बना देती है। स्टूडेंट्स ये स्ट्रक्चर आपको जो है ना एल्व्यूलर्स के एंड पे आपको ये स्ट्रक्चर मिलता है इस तरह का। ये जो सैक लाइक स्ट्रक्चर है इनको हम कहते हैं एल्व्यूलाई। ये हैं आपके एल्व्यूलाई। इनके अंदर ये बिल्कुल बारीक सेल्स की बारीक तह से मिलकर बने होते हैं जिनको आप लोग कहते हो एपिथेलियल टिश्यूज कह लें, सेल्स कह लें, एपिथेलियल सेल्स। ये सेल्स की बिल्कुल एक ही लेयर होती है जिसके अंदर ये बने होते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर आपकी एयर आके स्टॉप हो जाती है। अगर इस सैक को मैं बड़ा करके अगर आपको दिखाऊं तो ये अगर वो नाली है तो इसके अंदर ये सैक है, ये सैक। हवा आपकी सबसे पहले क्या करती है नॉस्टल से, उसके बाद फेरेंक्स में, फेरेंक्स के बाद लेरेंक्स में, लेरेंक्स के बाद ट्रेकिया, और ट्रेकिया के बाद आपकी ब्रोंकाई है, ब्रोंकाई के बाद आपके पास स्टूडेंट्स ब्रोंक्यूल्स में आती है, ब्रोंक्यूल्स के बाद आपके एल्व्यूलर डक्ट्स में आती है, आखिर एल्व्यूलर डक्ट्स में आने के बाद वो एल्व्यूलाई में एट लास्ट वो यहाँ पर पहुँच जाती है। यहाँ पर अब आपकी जो एयर है वो यहाँ पर पहुँच चुकी है जिसके अंदर ऑक्सीजन और बाकी गैसेज शामिल होती हैं, ठीक है। तो ये आपका पहुँच। अब सवाल अगला ये है कि जब एल्व्यूलाई के अंदर आपकी एयर पहुंच जाती है तो फिर वहां से ब्लड में कैसे ट्रांसफर होती है। स्टूडेंट्स हमारा जो हार्ट है ना वो हमारी पूरी बॉडी से ब्लड को खींचता है, उसको इकट्ठा करता है। इकट्ठा करने के बाद उसको जब उसके दिल के खाने में खून सारा जमा हो जाता है फिर वो उसको पंप करता है, ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी के जरिए। आर्टरी वो पल्मोनरी आर्टरी वो आर्टरी है, वो नाली है, वो ब्लड वेसल है जो हार्ट से ब्लड को लेके आती है लंग्स की तरफ, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी वो नाली है खून की जो ब्लड को हार्ट से कहाँ लेके आती है, लंग्स के अंदर लेके आती है। लो जी, ये वो नाली है, फर्ज करें ये वो नाली है पल्मोनरी आर्टरी, इसमें से सारा ब्लड आ रहा है। ये वो ब्लड है जिसके अंदर ऑक्सीजन नहीं है, जो जिस्म से इकट्ठा किया गया है, इसलिए हम इस ब्लड को कहते हैं डीऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसमें ऑक्सीजन शामिल नहीं है। अब ये जो आर्टरी है ये क्या करती है, ये इस आती है और इस तमाम एल्व्यूलाई के इन तमाम गुच्छों के ऊपर, सैक्स के ऊपर इस तरह से जो है इनके ऊपर एक गुच्छा बना के इनके ऊपर उन्होंने बसेरा किया होता है इन एल्व्यूलाई के ऊपर। अभी देखें, अगर आप गौर से देखें तो ये एल्व्यूलाई की एक बारीक दीवार है और यहाँ पे ब्लड वेसल्स जो है वो खून के जो पार्टिकल्स हैं वो यहाँ पे मूव करके जा रहे होते हैं। ये चेक करें। अब इस ब्लड के अंदर ज़्यादा मिकदार में होती है कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जो कि ब्लड पूरे जिस्म से इकट्ठा करके लाया है, जो रेस्पिरेशन के प्रोसेस के थ्रू पैदा हुई थी। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है स्टूडेंट्स, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है यहाँ पर इसकी मिकदार ज़्यादा होती है, तो ये डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू इस बारीक झिल्ली से इस सैक के अंदर जो है वो डिफ्यूज़ कर जाती है आपके सैक के अंदर। और यहाँ पर चूँकि ऑक्सीजन की मिकदार ज़्यादा होती है जो बाहर से हमने सांस ली है, तो वो डिफ्यूज़न के लिए क्या करती है, आपके ब्लड के अंदर यहाँ पे डिफ्यूज़ हो जाती है।
तो यहाँ पर गैसेस का तबादला होता है। जब गैसेस की यहाँ पे एक्सचेंज हो जाएंगी तो अब ये जो यहाँ पे जो पल्मोनरी आर्टरी थी, अब क्या होगा कि इसके अंदर जो है वो पहले कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा थी, अब इसके अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल लिया गया है, अब इसमें ऑक्सीजन को ऐड कर दिया गया है। तो इसलिए ये जो ब्लड है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से अब कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, ऑक्सीजनेटेड ब्लड स्टूडेंट्स। अब ये आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन गया, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये सारी नालियाँ, सारी जो वेन्स हैं इकट्ठी होके ये पल्मोनरी वेन बनाएंगी और पल्मोनरी वेन जो है वो दोबारा आपके हार्ट के पास चली जाएगी। जब दोबारा हार्ट के पास चली जाएगी तो अब आपके हार्ट के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ चुका है जिसके अंदर ऑक्सीजन शामिल है, मतलब साफ सुथरा जो है वो खून आ चुका है। अब आपका हार्ट क्या करेगा, उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करेगा, पंप करेगा और पूरी बॉडी के अंदर फैला देगा। अब आपकी बॉडी का हर एक सेल, हर एक टिश्यू जो है वो नए खून में मौजूद ऑक्सीजन जो शामिल की गई है वो उससे लुत्फ़अंदोज़ होंगे और जो भी उन्होंने रेस्पिरेशन का मैकेनिज्म करना है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन करनी है, जो भी उसके लिए ऑक्सीजन चाहिए होती है तो अब उसको जो है ना वो यूज़ करें। तो इस तरह हर एक साइकिल के अंदर क्या हो रहा होता है, हर टिश्यू को ऑक्सीजन पहुंच रही होती है और हर टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज़ हो रही होती है। तो यहाँ पर तक हमारा जो लेक्चर है, हमारा जो एयर पैसेज है, जो गैसेज एक्सचेंज इन ह्यूमंस के अंदर कैसे टेक प्लेस होती है, ये हमने आज सारा डिस्कस किया, ठीक है। हमने देखा कि किस तरह से एयर हमारी बॉडी में एंटर होती है और वो कहाँ कहाँ से गुजरती हैं और एट द लास्ट कहाँ पे गैसेस का तबादला होता है और फिर कैसे उसको बॉडी से बाहर पंप आउट कर दिया जाता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है, ठीक है। उम्मीद है आप सबको बहुत अच्छी तरह से समझ आई होगी। अगर आपको इस तमाम लेक्चर के अंदर अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई अगर क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।